तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम है, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट का 2 क्लासों से मैं आपको एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है वो समझा दी आपको, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो समझा दी है, लेकिन अब उस एडजस्टमेंट्स को अकाउंट्स के अंदर कैसे शो करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब के अंदर कैसे शो करना है, आज वो सीखेंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पहले बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके फाइनल्स में आएगा, ये आपका 12 मार्क्स का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स का। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है। कह रहा ऑफ राजन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। कह रहे टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, और बैलेंस शीट के साथ साथ इन सभी अकाउंट्स के साथ साथ हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स को भी सॉल्व करना है। अब एडजस्टमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चों आपको ये ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, एडजस्टमेंट्स आपको हमेशा कहाँ मिलेंगी, क्वेश्चन के नीचे, यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलेंगी, क्योंकि ये वो चीज वो एंट्रीज होती हैं, ये वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो ईयर एंड में रह जाती हैं, कहाँ पे पुट करना, जर्नल लेजर के अंदर। तो अब ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, इन सभी के डबल इफेक्ट्स होंगे। डबल इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जाते हैं, या तो ये जो दो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों में ही ये पूरी ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट कम से कम होंगे। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, देखो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है, अदरवाइज एक क्वेश्चन आपको करने में 1 घंटा लग जाएगा। तो जो ट्रिक मैं सिखाऊंगा स्टार्टिंग से, आपको वही ट्रिक को फॉलो करना है और सारे क्वेश्चन उसी ट्रिक के साथ आपको शुरू करने हैं। तो सबसे पहले तो भैया सीधी सी बात है, तीनों अकाउंट का फॉर्मेट एक साथ बना लो। तो मैं आपको समझा देता हूं करना क्या है। देखो भाई, जब भी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करोगे तो 3 पेज लेना। ठीक है, ये वाला जो पेज होगा, एक पूरे पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, एक पूरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और पीछे वाले पेज पे बनाना बैलेंस शीट। कोशिश करना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये दोनों आमने सामने वाले पेज पे बने। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ऐसे पीछे वाले पेज पे बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट सिंगल पेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आमने सामने। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर एडजस्टमेंट जो आती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जाती हैं, ज्यादातर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन से पहले हम तमीज से भाई फॉर्मेट बना लेंगे। तो पहले मैं फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं आपको। तो फॉर्मेट तो मैंने तीनों बना दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम करें टीएस ग्रेवाल के इलिस्ट्रेशन नंबर 1। टीएस, अब जरा पहले, जब भी आप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पढ़ोगे और जब इसका सॉल्यूशन करने लगोगे तो हमेशा एक बात याद रखना, स्टार्टिंग आपको करनी है एडजस्टमेंट से। सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करनी है, एडजस्टमेंट्स। ये ट्रायल बैलेंस अभी नहीं करना, पहले आपको करनी है एडजस्टमेंट्स। तो भैया मैंने आपको जैसे फॉर्मेट सिखाया था कि फॉर्मेट को बनाना कैसे है, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने सिखाया कि सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक आता है, उसके बाद परचेजेस आता है, फिर परचेजेस में से परचेज रिटर्न लेस होता है। ये जो मैंने आपको सीक्वेंस सिखाए हैं, बैलेंस शीट में भी मैंने बोला था कि भैया करंट एसेट जहां पे लिखो उसके 8 लाइनें छोड़ दो, उसके बाद फिक्स एसेट्स लिखो। तो ये मैंने लाइनें छोड़ना भी आपको सिखाया है और यहाँ भी सिखाऊंगा। तो ये चीजें बहुत फोकस करना, तभी ये क्वेश्चन आपका 20 या 22 मिनट में कंप्लीट होगा। अदरवाइज वैसे तो इस क्वेश्चन का करने का टाइमिंग जो है वो 24 मिनट का है, आप 24 मिनट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। अगर और ज्यादा आपकी अच्छी पकड़ है, आप और ज्यादा कंसेप्ट को सीख लेते हो, तो ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट में किया, जिनकी कैलकुलेशन बहुत औसम होती है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो देखो भैया, सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको दे रखी है क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट ₹15,000। क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट मैंने पहले भी सिखाया था, दोबारा सिखा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और एक आता है करंट एसेट्स में। तो अब लिखना कैसे सर, क्योंकि ऊपर तो सेल्स भी आता है। तो सुनो भाई, ऊपर की 1 2 3 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी उसमें से माइनस हो सकता है और भी एक आध चीज आ सकती है। तो ये 3 लाइनें छोड़ने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक।
15,000 रुपए। चलिए, अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का जो दूसरा इफेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है हमारा बैलेंस शीट में, क्योंकि वो हमारी करंट एसेट होता है। अब यहाँ पे एसेट में ऊपर के जो 2 कॉलम होते हैं, ये कैश एट बैंक और कैश इन हैंड के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आप कहीं भी कोई भी करंट एसेट लिख सकते हो, बस ये ऊपर की 2 लाइनें छोड़ देना, फिर यहाँ पे लिख देना क्या, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपए। तो पहली एडजस्टमेंट मैंने सॉल्व कर दी, उसके 2 इफेक्ट 2 जगह दिखा दिए। अब आती है बारी नेक्स्ट, इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹400। नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब होता है कि भैया आपने एडवांस में ही इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया। इस साल का तो दे ही चुके हो, लेकिन 400 रुपया जो अगले साल का था वो भी दे दिया। अब मैंने आपको पीछे सिखाया था कि प्रीपेड, ये तो मैं हमेशा से बताते आ रहा हूं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट्स होते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है। तो एसेट है वो भी कौन सी, करंट एसेट, क्योंकि वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। आपने एडवांस दिया है अगले साल के लिए, तो वो 1 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो प्रीपेड जो होता है वो हमारी एसेट होता है। तो पहले तो इसको जरा एसेट में हम शो करते हैं, इसका पहला इफेक्ट। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट हमने बनाई है, यहाँ पे हम शो करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपए। भाई मेरी करंट एसेट है, मैंने यहां लिख दिया। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है वो बहुत ध्यान से सुनना। देखो भाई, प्रीपेड एक्सपेंस जब भी बात करता है एक्सपेंस की, तो 2 अकाउंट हमारे माइंड में आने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि दोनों की ही डेबिट साइड जो होती है वो एक्सपेंस वाली होती है। दोनों के डेबिट में खर्चे आते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ पे इनडायरेक्ट। अब इंश्योरेंस जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट नहीं होता। फैक्ट्री का खर्चा नहीं है वो, रॉ मटेरियल का कोई खर्चा नहीं है वो। इंश्योरेंस हमारा किसका माना जाता है, ऑफिस का, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो भैया कहाँ पे आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। चलिए, अब डेबिट साइड में भी ये इंश्योरेंस यानी कि एक्सपेंसेस में से माइनस होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस सिखाया था। अब जरा एक बार ट्रायल बैलेंस देखो। अब ट्रायल बैलेंस में ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें कहीं इंश्योरेंस दे रखा है क्या। तो मुझे दिखा यहाँ पे, ये रहा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है वो कह रहा है कि हमने जो पूरे साल भर का ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस आपको दे रखा है 1300 रुपीज, और नीचे कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 400। कह रहा है ये जो ऊपर इंश्योरेंस है इसमें 400 रुपए का जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है। अब प्रीपेड एक्सपेंस, अब जरा बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये 12th में भी काम आई। ये जो आप अकाउंट्स बनाते हो ना फॉर द ईयर एंडेड, ये कोई भी अकाउंट अगर आप फॉर द ईयर एंडेड बना रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी करंट ईयर की बात कर रहा है। आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके अंदर क्या लिखा, फॉर द ईयर एंडेड। इसका मतलब ये हुआ कि भैया उसके अंदर जितने भी खर्चे होंगे, उसके अंदर जितनी भी इनकम होगी, वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ही होनी चाहिए। उसमें ना तो कभी प्रीवियस ईयर आ सकता है और ना ही कभी एडवांस यानी कि नेक्स्ट ईयर आ सकता है। ये हमेशा याद रखना। अगर आप कोई भी अकाउंट फॉर द ईयर बना रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ करंट ईयर की ही चीजें आती हैं, यानी करंट ईयर का ही खर्चा होना चाहिए और करंट ईयर की ही इनकम होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज करंट ईयर की नहीं है तो वो इन अकाउंट्स के अंदर नहीं आती। अब हम बात कर रहे थे प्रीपेड की। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम इंश्योरेंस में से माइनस कर रहे हैं, उसका रीजन, प्रीपेड क्या हुआ, एडवांस, यानी इस साल का इंश्योरेंस आप दे चुके हो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल उठाएंगे, सर आपको कैसे पता कि ये जो इंश्योरेंस हमने दिया है उसमें इस साल का पूरा इंश्योरेंस हम दे चुके हैं। क्या पता इंश्योरेंस हमने 3 महीने का करा रखा हो। ऐसा कभी होता है क्या, जब कभी कोई बिजनेस का इंश्योरेंस करवाता है तो 3 महीने का क्यों करवाएगा भाई, पूरे पूरे साल का इंश्योरेंस करवाएंगे। 3 महीने में किसी का बिजनेस थोड़ा खत्म हो जाता है। जब हम कभी भी बिजनेस ओपन करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जिंदगी भर चले, तभी तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बना था। तो बिजनेस अगर जिंदगी भर तक चलेगा तो इंश्योरेंस 3 महीने का होगा नहीं, इंश्योरेंस हम पूरे साल का करवाएंगे। तो और ट्रायल बैलेंस कौन सी डेट पे बनता है, 31 मार्च 2020, यानी हमेशा ईयर के एंड में बनता है। तो ईयर के एंड में जो यहाँ पे खर्चे दे रखे हैं, इसका मतलब वो कौन से खर्चे हैं, पूरे साल के खर्चे। समझ आती है बात। तो ये जो इंश्योरेंस है 1300 रुपीज, ये टोटल इंश्योरेंस है जिसके अंदर अगले साल का भी इंश्योरेंस 400 रुपया इंक्लूड है। तो भैया अगले साल का खर्चा
इस साल के खर्चों में क्या आपको शो करना चाहिए? नहीं सर, आपने मना किया है अभी। हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर के ही खर्चे शो करते हैं। तो ऊपर एक लाइन छोड़ देना, क्या पता ग्रॉस लॉस भी हो सकता है और ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, तो एक दो लाइनें छोड़ के करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू क्या था, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, और अमाउंट हमें दे रखा है ₹1300, जिसमें से हम लेस करेंगे अगले साल का खर्चा, जिसकी हमें कोई नीड नहीं है इस साल, तो इसलिए उसको लिख दिया हमने प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा ₹400। तो यहाँ पे आ गए हमारा ₹900। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जरा आगे भी देखते हैं और कुछ भी है क्या। ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट हो गई। देखो बेटा, जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट को खत्म करते जाओगे ना एग्जाम में, एक चीज करना, जैसे आपने पहली एडजस्टमेंट को सॉल्व किया उस पर टिक कर देना, जैसे आपने दूसरे उसको सॉल्व किया उस पर टिक कर देना, यहाँ पे ये टिक किया, और ट्रायल बैलेंस में से आपने क्या यूज किया था, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस यूज कर लिया। अब आप यहाँ पे भी इसको क्या कर दोगे, टिक कर देना। ये टिक करने का फायदा मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज दे रखी है हमें सैलरीज, और आउटस्टैंडिंग टैक्सेस भी दे रखे हैं हमें 1300। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जिनको अभी हमने पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जिनको अभी हमने पे नहीं किया। भैया पैसा तो देना है, अब पैसा जिसको देना होता है वो हमारी बन जाती हैं लायबिलिटीज, और इसके आगे साफ साफ लिखा भी है। तो अगर किसी कोई चीज हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसका पहला इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, लायबिलिटी में जाना चाहिए, बैलेंस शीट में। तो हमने यहाँ से ऊपर से दो लाइनें छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ना, सॉरी, क्रेडिटर के लिए एक लाइन छोड़ते हैं। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आते हैं, तो एक लाइन छोड़ देना, यहां से शुरू करना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में हमारे पास दो, ये शॉर्ट फॉर्म आप कभी भी यूज मत करना भाई प्लीज। तो आउटस्टैंडिंग में हमारे पास दो लायबिलिटीज हैं, एक है सैलरीज और एक है टैक्सेस। तो सैलरीज का जो अमाउंट है वो दे रखा है हमें 2000, और इसका कितना है ₹1300। तो 3300 यहाँ आ गया। अब सुनो आगे। अब भैया सीधी सी बात, हर एक एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट तो होना ही होना है। तो ये पहला इफेक्ट तो बैलेंस शीट में आ गया क्योंकि वो लायबिलिटी है। अब दूसरा इफेक्ट बात कर रहा है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस मैंने अभी सिखाया था, दो अकाउंट में आते हैं। अब आपको देखना ये है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो इंश्योरेंस और टैक्सेस, चाहे सैलरीज, ये सब कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहली बात, ये हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख दिया बाहर 900। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में एक बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि जैसे एडजस्टमेंट यहाँ पे ऊपर नीचे होगी ना, वैसे वहां भी हो सकता है। तो भैया यहाँ पे ये देखो, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एक साथ दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लेस किया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ ₹900। अब मैं इसमें ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग टैक्सेस। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस दे रखे हैं मेरे को कितने रुपए, ₹1300। सर एक बात बता, आपने आउटस्टैंडिंग को ऐड क्यों किया? प्रीपेड को माइनस किया, हमें समझ आता है, वो अगले साल का खर्चा इस साल इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग को ऐड क्यों किया? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि खर्चा हो चुका है, हमने पैसे देने। कौन से साल में खर्चा हुआ, इसी साल। सर क्या पता वो खर्चा, क्या पता पिछले साल का हो, पिछले साल फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कौन सी बैलेंस शीट में गया होगा, पिछले साल की बैलेंस शीट में जा चुका है। अब ये वाले जो आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दे रखे, ये कहाँ दे रखे हैं, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि भैया जब हम अपनी बुक्स करंट ईयर की क्लोज कर चुके थे 5-6 दिन पहले ही, तो उसी दिन जब कुछ ट्रांजेक्शन हुई तो वो हमने एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड की, है ना। तो भैया वो 5-6 दिन कौन सा ईयर है, करंट ईयर ही तो है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये कौन सी ईयर का माना जाएगा, करंट ईयर। अब भैया करंट ईयर का खर्चा था, पैसे नहीं दिए लेकिन खर्चा तो हुआ। पैसे बाद में दे दोगे लेकिन अभी तक खर्चा तो है ना। तो करंट ईयर के खर्चों में हम हमेशा आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस होते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया। समझ आ रही है यहाँ पे बात? और प्रीपेड को क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि वो अगले साल के, और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के होते हैं। तो टैक्सेस में ऐड कर दिया। चलो अब इसके बाद किसकी बारी आती है, यहाँ पे लिख दो 2200। अब इसके बाद बारी आती है सैलरीज की। तो भैया सैलरीज जो है, पहले तो आप ट्रायल बैलेंस में एक बार नजर मारोगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर आप पहले ढूंढोगे सैलरीज कहाँ है, ताकि उसमें हम आउटस्टैंडिंग को ऐड कर सकें।
तो यहाँ पे लास्ट में देखो सैलरीज है 8,000 रुपीज, इस पे टिक कर देना। 8,000 रुपीज सैलरीज है, तो यहाँ पे हमने लिखा रुपीज 8,000, और इसमें और सैलरीज ऐड कर देंगे। कौन सी वाली? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना प्लीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दे रखी है हमें? 2,000। टोटल कितना हो गया? रुपीज 10,000। ठीक है। कुछ बच्चे, सर आपने इन 8,000 में ऐड क्यों कर रहा? क्योंकि एडजस्टमेंट जो होती हैं वो कभी भी खर्चों में इंक्लूड नहीं होती। ये जो एडजस्टमेंट्स आप पढ़ रहे हो ना, ये सारी एडजस्टमेंट्स ये ऊपर वाली चीजों में नहीं आ रखी, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इनको एडजस्ट करते हैं। ये इसमें ऊपर एडजस्ट नहीं हो रखी होती ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसलिए हम इनको एडजस्ट करते हैं ऐड और लेस करके। ठीक है। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। यार आउटस्टैंडिंग ये हो गया, सॉरी। कमीशन ऑफ 5,000 इज येट टू बी रिसीव्ड। कमीशन ऑफ रुपीज 5,000 इज येट टू बी रिसीव्ड। पैसा आप अर्न कर चुके हो लेकिन आपको अभी मिला नहीं है। ये कौन सी इनकम हो गई? डेट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता था? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ऐसा पैसा जो हम कमा चुके हैं हमें मिला नहीं है, वो हमारी एसेट होता है। मैंने आपको बताया था जिस चीज से भी आपको पैसा मिलना हो वो आपकी एसेट है। तो कमीशन का पैसा अभी तक आपको मिला नहीं है लेकिन मिलना तो है। तो मिलना है यानी कि वो हमारी एसेट है। तो जरा अब एसेट साइड कहाँ पे होती है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आ जाइए। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्रूड कमीशन। और ये कमीशन कोई 10-15 साल की नहीं होती है एक्रूड, ये साल भर के अंदर हम खत्म कर देते हैं। तो एक्रूड कमीशन करंट एसेट है ये। 5,000 रुपए हमने इसको लिख दिए। एक्रूड कमीशन हमारी करंट एसेट होता है। अब ये तो पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट क्या होगा भैया? कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम। और मैंने क्या कहा था? सारी की सारी इनकम कौन से अकाउंट में जाती है? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ एक इनकम आती है, सेल्स। उसके अलावा कोई इनकम नहीं आती, क्योंकि सेल्स ही एक ऐसी इनकम है जो डायरेक्ट इनकम है। सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम होती है सारी की सारी इनडायरेक्ट होती हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। तो यहाँ पे ऊपर से 1-2 लाइन छोड़ देना, फिर लिखना है यहाँ पे सीधा बाय। हाँ, ये लिखने से पहले एक बार आप ट्रायल बैलेंस जरूर चेक कर लेना, आपको क्या वहां पे कमीशन दे रखा है। हाँ, तो जस्ट मैंने देखा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के ऊपर मुझे कमीशन दे रखा है, वो भी कितने रुपए का? 3,500 का क्रेडिट साइड। ये भी जरूर चेक करना कि कमीशन जो दे रखा है वो डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट वाला कमीशन एक्सपेंस होता है, क्रेडिट वाला कमीशन इनकम होता है। तो ये वाला कौन सा है? ये इनकम वाला है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन, और वो भी 3,500, और उसमें हम ऐड कर देंगे। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन को हमने कर दिया यहाँ पे ऐड। और कितना एक्रूड है? 5,000 रुपए। तो 8,500 हो गया। सर आपने एक्रूड को ऐड क्यों किया? सीधा सीधा सा सवाल, सिंपल सा सवाल। आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड क्यों किया था? क्योंकि वो करंट ईयर के खर्चे थे। और ये एक्रूड कमीशन मतलब कौन सी है? आउटस्टैंडिंग इनकम ही तो हो गई। बस नाम एक्रूड है, एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। आप इस साल कमीशन कमा चुके हो लेकिन आपने इस साल कैश में नहीं ली वो, तो इस साल कमाया तो इस साल की इनकम तो हुई ना वो, तो हमने इस साल की इनकम में इसको ऐड कर दिया। देखो, हमारा जो अकाउंट्स होता है ना, वो एक्रूअल बेसिस पे चलता है। एक्रूअल का मतलब क्या होता है कि भैया हम कैश भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें चाहे इनकम का पैसा मिला या नहीं मिला, इनकम तो हो गई, तो हमें अपने अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक्रूड कमीशन को भी ऐड किया है और आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी ऐड किया है खर्चों। हाँ, पैसे दे दिए, सर्विस नहीं ली। पैसे, हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं। तुमने पैसे दे दिए, सर्विस नहीं ली है, तो वो तुम्हारे लिए हो गया एडवांस की तरह ना। हाँ, तुमने एडवांस किया तो वो तुम्हारे लिए एसेट बन गया ना, प्रीपेड ही तो हुआ ना वो। हमें कुछ बिल तो ना रहा। नहीं, तुम एक बात बताओ, तुम एक क्रेडिटर है तुम्हारा, तुम उससे गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, उधार। इस साल क्या हुआ, तुमने उससे जो गुड्स परचेज किया, तुमने अगले साल का भी उसको पैसा एडवांस में दे दिया। तुमने कहा भाई 1 लाख का तो इस साल का गुड्स है, मैं तुझे 1.5 लाख दे रहा हूँ, 50,000 तू मेरे से एडवांस ले ले। अगले साल जब मैं तेरे से गुड्स लूंगा ना तो उसमें एडजस्ट कर लियो। ऐसा बहुत सारे बिजनेसेस में होता है। अगर आप किसी से उधार ले सकते हो तो उसको एडवांस भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो जब आपने उसको 1.5 लाख रुपए में 50,000 एडवांस में दिया, क्या 50,000 की सर्विस लिया आपने?
और अगर आप फ्यूचर में सर्विस नहीं लोगे तो वो क्या आपका पैसा खा जाएगा? अगर वो आपको सर्विस नहीं देता तो वो आपको आपका पैसा वापस कर देगा, सीधी सी बात है ना। आप 11th में पढ़ रहे हो, 11th में आपने 12th की फीस मेरे से कहा सर मेरी एडवांस बुकिंग कर लो, आप 12th की फीस ले लो। 12th में मैं मना कर दूं पढ़ाने से, आप क्या बोलोगे? सर कोई बात नहीं मैं कहीं और पढ़ लूंगा, बट आपने जो मेरी एडवांस में फीस ली थी वो मुझे वापस कर दो। तुमने फीस देना तुम्हारा एक्सपेंस है, 12th की फीस देना तुम्हारा खर्चा है, क्या करंट ईयर का खर्चा है? 11th का खर्चा है वो। तो इसलिए प्रीपेड होती हमारी एसेट है क्योंकि पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन करंट ईयर का खर्चा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे उसको खर्चों में से माइनस करते हैं। इसलिए मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस किया क्योंकि वो अगले साल का खर्चा है। समझ आई बात? ठीक है ना। तो सेम एक्लूड था। अब इसके बाद भैया इस पे टिक कर देना, ये भी हो चुका है लास्ट। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लग रहा है एट 2% पर एनम। डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग पे लगा 2% पर एनम पर। तो भैया डेप्रिसिएशन सीधी सी बात लॉस होता है, नुकसान होता है, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। और डेप्रिसिएशन जो है वो रॉ मटेरियल पे नहीं लगा, रॉ मटेरियल वाले खर्चे डायरेक्ट होते हैं। तो ये कौन सा खर्चा है? ये है इनडायरेक्ट खर्चा। तो आप यहाँ पे इसे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे लग रहा है ये? बिल्डिंग पे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब जरा आपको डेप्रिसिएशन परसेंटेज में दे रखा है, अमाउंट में नहीं दे रखा, तो किस पे लग रहा है ये? बिल्डिंग पे। अब जरा ट्रायल बैलेंस में जाओ और ट्रायल बैलेंस में देखो आपको ये बिल्डिंग दे रखी है वेजेस के नीचे, ठीक है। अब बिल्डिंग का अमाउंट है 2,20,000, तो 2,20,000 की बिल्डिंग है, उसके ऊपर 2% क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन। तो आप कैसे निकालोगे इसको? 2,20,000 इंटू 2% आप कर दोगे। समझ आ रही है बात? तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 4,400 रुपीज। क्लियर है? अब डेप्रिसिएशन मैंने क्या कहा, हमारे लिए है नुकसान, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहला तो इफेक्ट हमने शो कर दिया यहाँ पर, पहला इफेक्ट है। डबल इफेक्ट होगा फॉर श्योर। दूसरा इफेक्ट किस पे लगा बच्चों? ये बिल्डिंग पे लगा। बिल्डिंग क्या होती है हमारे लिए? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कहां पे शो की जाती है? बैलेंस शीट में। तो भैया गिन के 8-9 लाइनें छोड़ देना, उसके बाद लिखना है यहाँ पे। हाँ बोलो। ज्यादा है करंट एसेट्स? हाँ ठीक है भाई, तो ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मैं चीज सिखाऊंगा। अगर इसमें जगह कम पड़ जाए तो क्या करना है आपको। तो पहले तो भैया एग्जाम में सोच लेना, कम से कम 8-9 लाइनें छोड़ के ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी थी 2,20,000 रुपयों की। अब इस बिल्डिंग के ऊपर 2% क्या लग चुका है? डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो 4,400 रुपीज से कम हो गई। तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्डिंग की वैल्यू को लेस करके दिखाना चाहिए। किस लिए लेस कर रहे हो? वो है डेप्रीसिएशन, दैट इज 4,400 रुपीज। तो ये आ रहा है हमारा 2,15,600। चलिए, तो ये भी हो गया हमारा। अब आपने एक चीज पे गौर फरमाना है क्या, कि जैसे ही आपकी एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं आपको राहत की सांस लेनी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ जो है वो खत्म कर लिया। एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना। अब जैसे आप पिछले वाला, आपने इससे जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट को देख के सारे आइटम्स को अलग अलग अकाउंट्स में पुट किया था, आपको सेम वही करना है। जैसे इसमें क्या दे रखा है? सबसे ऊपर कैपिटल, फिर ड्रॉइंग्स, फिर परचेजेस। अब आपको कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाती है बच्चों? बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में सबसे लास्ट में लिखना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में। तो कैपिटल, कैपिटल कितने कितने रुपए की दे रखी है हमें? कैपिटल है 3,84,000। अब यहाँ पे मैंने अंदर लिखी है कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट बाहर मत लिखना, क्योंकि कैपिटल में काफी चीजें एडलेस होती हैं। जैसे कैपिटल में नेट प्रॉफिट आता है, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, ड्रॉइंग्स को माइनस किया जाता है। तो काफी चीजें हैं कैपिटल में, तो इसलिए उसका अमाउंट लिखो अंदर। कैपिटल के बाद आपको दे रखा है ड्रॉइंग्स। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल में से क्या होती हैं? लेस। तो हमने यहाँ पे ड्रॉइंग्स को करना है लेस, और ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे रखा है 7,600। चलिए नेक्स्ट, परचेजेस। परचेजेस कहाँ पे आती है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू परचेजेस, टू परचेजेस, और परचेजेस का अमाउंट दे रखा है मुझे 89,000।
मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया था तो मुझे रिटर्न्स वहां पे दिख गए थे। आपको भी एग्जाम में यही करना है, कुछ चीजें आपको पहले ही नोटिस करनी है, आपको आदत हो जाएगी, अभी पहले ही क्वेश्चन है ये। तो परचेजेस है, क्वेश्चन में रिटर्न्स दे रखा है तो मैं यहाँ पे लेस रिटर्न्स लिखूंगा। अभी आगे आएगा रिटर्न्स तब अमाउंट भी भर दूंगा। अच्छा, परचेजेस के बाद हमें दे रखा है सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न, फिर परचेज रिटर्न भी आ गया। तो सेल्स हमें दे रखा है, सेल्स कहाँ शो करते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आता है बाय सेल्स। 1,50,000 रुपीज की सेल है, हम उसमें से क्या लेस करेंगे? दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स के बाद ही सेल्स रिटर्न दे रखा है 2,800 रुपीज, हमने उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। और सेल्स रिटर्न के बाद आपको दे रखा है परचेज रिटर्न 4,500 रुपीज, हमने यहाँ परचेज रिटर्न में से माइनस कर दिया, मतलब परचेजेस में से परचेज रिटर्न। उसके बाद आपको परचेज रिटर्न के बाद दे रखा है स्टॉक, और स्टॉक के आगे डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2019। आप ध्यान दो, स्टॉक के आगे डेट क्या है? 1 अप्रैल 2019, और हम अकाउंट्स कौन से ईयर के बना रहे हैं? 31 मार्च 2020 क्लोजिंग। तो ये क्या बन गया? ओपनिंग। तो ये कौन सा स्टॉक हुआ? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे आएगा? सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो है 12,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें दे रखा है वेजेस, ठीक है। तो वेजेस हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ अब रिटर्न्स माइनस करने के बाद सारे के सारे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं भी लिख सकते हैं। तो टू वेजेस, और वेजेस का अमाउंट है हमारे पास 8,000 रुपीज। वेजेस के बाद दे रखा है बच्चों बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे टिक करने का फायदा क्या हो? कभी बार क्या होता है, जब बच्चे यहाँ पे इसको टिक नहीं करते हैं ना, जो एडजस्टमेंट की चीजें ऊपर यूज हो चुकी हैं, तो वो जल्दबाजी में डबल डबल अमाउंट लिख देते हैं कई बार, तो ये मिस्टेक्स हो जाती है। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए आपने क्या करना है, जो एडजस्टमेंट नीचे यूज हो रही है उसको यहाँ पे भी टिक कर देंगे, ठीक है ना, उससे आपसे गलती नहीं होगी। तो बिल्डिंग पे टिक है, यानी हम लिख चुके हैं, छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट्स मैं आपको बता दूं, वैसे तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होती है? एसेट। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होती है बच्चों? एसेट। तो यहाँ पे 12% इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1 लाख रुपए की, हमने भैया अपना 1 लाख रुपया ना मार्केट में लगाया, हमने अपना 1 लाख रुपया मार्केट में लगाया, और उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12% मिलेगा। अब वो आगे देखो क्या कह रहा है, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 12% मिलेगा, लेकिन हमने देखो इन्वेस्टमेंट कब की है? हमने की है 1 जुलाई 2019 को, 1 अप्रैल को नहीं है। तो 1 जुलाई 2019 को अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 12% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे साल का, तो क्या हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा या फिर जुलाई से लेकर मार्च तक का मिलेगा? हमें जो इंटरेस्ट देगा इन्वेस्टमेंट वाला, जिसके पास हमने अपने पैसे दिए हैं, उसने कहा भैया जो 12% में इंटरेस्ट देता हूं ना, मैं पूरे साल का देता हूं। लेकिन आप जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने अप्रैल से मार्च नहीं की है, आपने की है जुलाई से मार्च। तो वो मुझे इंटरेस्ट कौन सा देगा? अप्रैल से मार्च वाला है, जुलाई से मार्च वाला? जुलाई से मार्च वाला देगा। 3 महीने के 3 महीने तक जब उसके पास मेरा पैसा ही नहीं था, तो वो मुझे इंटरेस्ट क्यों देगा भाई? आप किसी को इंटरेस्ट तभी तो दोगे जब आप उसका पैसा यूज करोगे। तो हम किसी का जितना पैसा इस्तेमाल करते हैं जितने महीनों के लिए, उतने ही महीने का क्या देते हैं? इंटरेस्ट। ये अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई से लेकर मार्च तक अगर आप चलो तो 9 महीने होते हैं। तो भैया यहाँ पे कैलकुलेशन देख लो इंटरेस्ट की, मैं वर्किंग नोट्स में क्या रफ में ही आप निकालो, वहां पे एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है। तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो पूरे साल का है। लेकिन हमें कहां से कहां तक मिलेगा? सिर्फ 9 मंथ्स का, यानी कि जुलाई टू मार्च। अप्रैल मई जून का नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा नहीं यूज किया उसने हमारा। तो यहाँ पे 1 लाख का 12%, 9 महीने का, देखो इंटरेस्ट कितना बन रहा है बच्चों? 9,000। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये 9,000 रुपए जो इनकम है, ये कौन से टाइम पीरियड में जनरेट हुई? पहले आपको ये नोटिस करना है। ये जनरेट हुई है 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ये जो टाइम पीरियड है, क्या ये प्रीवियस ईयर में जा रहा है, क्या ये अगले साल में जा रहा है, या फिर ये करंट ईयर का है? सोचो। ये वाला जो टाइम पीरियड है जुलाई 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, ये हमारा करंट ईयर है। सोच के देखो, हमारा करंट ईयर अकाउंट्स कब से शुरू हुए हैं? 1 अप्रैल से लेकर
2019 से शुरू हुए तो खत्म कब होते हैं? 31 मार्च 2020 को। अब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी करंट ईयर की मानी जाएंगी। समझ आती है बात? तो ये जो हमने इंटरेस्ट कमाया है ना 9,000 रुपए का इंटरेस्ट, ये कौन से ईयर का है? ये करंट ईयर का है। इंटरेस्ट हमने कमाया है, मतलब क्या हुआ? इनकम। इंटरेस्ट क्या होता है हमारे लिए? इनकम। अब सुनो, तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि ये 9,000 रुपए हमारे करंट ईयर की इनकम है, जो कि हमें किससे मिली है? इन्वेस्टमेंट से मिली है। समझ आ गई इतनी सी बात? चल, अब मैं ये क्यों बता रहा था, अब आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन देखना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। आपको ये देखना है कि कहीं पर आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे भी रखा है या नहीं दे रखा है। जस्ट आप उसके नीचे देखो, क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 9,000। सर, आपने इतनी राम कथा पढ़ी, क्वेश्चन में तो गिवन था। सोचो, मैंने इतनी अगर राम कथा पढ़ी तो उसके पीछे लॉजिक तो होगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सेम है, जो हमने निकाला है सेम है। बट मैंने ये इतना डेप्थ में क्यों बताया, पता आगे जाके क्या होने वाला है? यही सेम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे तुम, ऐसे इंटरेस्ट वाले, और जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम्हें पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही गिवन नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर इंटरेस्ट आ गया है, इसका मतलब ये 9,000 रुपए हमें मिल चुके हैं अकाउंट्स में। अगर आपने कोई चीज रिकॉर्ड कर ली, इट मीन वो हो चुकी है आपके साथ। तो इंटरेस्ट ऑन आपने कहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा? ट्रायल्स में, क्रेडिट। इसका मतलब यह है कि 9,000 रुपए हमें रिसीव्ड है, पैसा मिल गया। और अगर यही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पूरे क्वेश्चन में नहीं मिलता, इट मींस ये एक्रूड इंटरेस्ट हो जाता। एक्रूड का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। हाँ सर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम कमा चुके हैं लेकिन नहीं मिला। ऑब्वियसली कोई चीज अगर अकाउंट्स में नहीं है, या तो वो यहाँ पे साफ साफ लिख दे नीचे एडजस्टमेंट में कि रिकॉर्ड करना भूल गए। रिकॉर्ड करना भूल गए, वो तो एक एरर है, लेकिन अब वो भी नहीं दे रखा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया रिकॉर्ड करना भूले नहीं है, इंटरेस्ट हमें मिला ही नहीं है। तो अभी इस बात को जरा यही रोक देते हैं, ठीक है? इसको आगे वाले क्वेश्चन में और ज्यादा डेप्थ में करेंगे, ठीक है ना? अभी यहाँ रोक देते हैं हम। हमें भैया इंटरेस्ट 12% 9,000 मिलना था 9 महीने का, और हमें क्वेश्चन में वो इनकम दे रखी है, ठीक है? तो इसको पुट कैसे करेंगे? पहले तो इन्वेस्टमेंट को पुट करो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमेशा कहाँ पे आती है? करंट एसेट और फिक्स एसेट्स के बीच में आती है इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुको बताता हूँ। 12% इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए। बेटा देखो, बहुत ध्यान से सुनो। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें हैं ना, वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है ना? पैसा मिल चुका है, सब कुछ जो ट्रायल बैलेंस में आ गया वो हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में मैंने यहाँ पे क्या निकलवाया आपसे? इंटरेस्ट निकलवाया 12%। आपने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट में 12% इंटरेस्ट मिलना था, 9,000 रुपए निकाल लिए। नो, आपकी इनकम है ना वो। अगर आपको मिल चुका होगा तो आपने अकाउंट्स में शो किया होगा ना, है ना? किया होगा ना? तो जब आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा तो आपको साफ साफ यहाँ दिख भी गया कि भैया हाँ, हमें मिल चुका है। अगर यही चीज यहाँ पे आपको शो नहीं होती, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता कि आपको इंटरेस्ट अभी तक नहीं मिली। जो चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई वो चीज नहीं मिली। अब आप ये सोचो कि सर क्या पता मिल गया हो, मैंने रिकॉर्ड ना किया हो, गलती हो गई हो। अगर गलती होती तो क्वेश्चन है, रियल लाइफ नहीं है, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन होता नॉट रिकॉर्डेड, फिर उसका ट्रांजेक्शन, उसका एडजस्टमेंट अलग होता, वो मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में भी नहीं है, उसने कहा कि भूले भी नहीं, और तुम्हें ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इंटरेस्ट था लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं। दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट। लेकिन मिले नहीं। नहीं, ऐसा देखो कभी बार क्या होता है कि अगर तुम कहीं पर तुमने शेयर्स में पैसा